हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड आज हम लेक्चर नंबर 9 में है। कौन सी सीरीज? जीरो टू हीरो सीरीज, जहाँ पे हम इकोनॉमी से रिलेटेड बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत किए थे एंड वी आर एमिंग कि बाय द एंड ऑफ द सीरीज जो है हम इफ़ नॉट प्रो बन जाए बट एटलीस्ट हमारे पेपर निकल जाएं, हमें एक अच्छी सी डेजिग्नेशन, एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। चाहे वो आप आईएएस की चाह रहे हो, आईपीएस की चाह रहे हो, आईएफएस, आई डू नॉट नो, बट जो भी आप चाहते हो वो मुकम्मल हो जाए। सो दैट इज़ फॉर व्हाट इकोनॉमी की जो सीरीज़ है। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ कि हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरुआत करी थी फिस्कल पॉलिसी की। जो भाई बच्चे देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि भाई फिस्कल पॉलिसी की शुरुआत हो चुकी है। जिन बच्चों को नहीं पता है, फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग इनटू माय लेक्चर इनटू जीरो टू हीरो सीरीज, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, हम बेसिक, नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर्स जो है कवर कर चुके हैं। इन्फ्लेशन फॉर दैट मैटर ऑल्सो वी हैव कवर्ड। हमने लास्ट लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर 8 से हमने स्टार्ट किया था फिस्कल पॉलिसी इन बजटिंग। उसमें हमने देखा था कि भाई जो बजट होता है वो बनाया क्यों जाता है, कौन बनाता है, थीम्स क्या होती हैं बजट की, देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। एंड क्योंकि मेन स्टोरी कंपोनेंट ऑफ बजट से ही स्टार्ट होती है और कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हमने सबसे पहले देखा था कि भैया एक्सपेंडिचर किन किन प्रकार के होते हैं। एक्सपेंडिचर होता है मतलब आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है आपकी जेब में से, एंड आउटफ्लो दो अकाउंट्स के बेसिस पे होता है बेसिकली। एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है रेवेन्यू अकाउंट, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज हम अपनी उसी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करते हैं हमने लेक्चर नंबर 9 की, जिसमें हम फिर से कहाँ से स्टोरी स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम दी कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट। सो बेसिकली अगर हम देखें तो एक था मेरा खर्चा। याद आ रहा है कुछ? क्यों नहीं याद आएगा? क्योंकि पढ़ाया ही इतना इजी और डेली लाइफ से रिलेट करके, तो आना चाहिए। नहीं भी आ रहा तो फिर से रिवाइज करिए। खर्चा होता है और एक होती है आपकी आमदनी, मतलब आपकी इनकम होती है, ठीक है ना। तो हमने खर्चे देख लिए थे। खर्चे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर और इनकम को बोलते हैं हम रिसीट्स, ठीक है ना, जिसको हम रसीदें भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो रिसीट्स की बात करें तो इसमें भी ऑब्वियसली जैसे कि अगर खर्चे दो प्रकार के तो रसीदें भी दो अकाउंट में होती हैं, विच इज आपका कैपिटल अकाउंट एंड द अनदर वन इज रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है ना। तो बस उसी की स्टोरी जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, दिमाग में क्लैरिटी रहे, इसलिए वो चार्ट जो है मैंने फिर से बनाया था। नाउ विल स्टार्ट विद द रेवेन्यू रिसीट्स फर्स्ट। रिसीट का मतलब क्लियर होना चाहिए, पैसा आ रहा है, ठीक है ना। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? ऐसी रिसीट्स होती है बच्चे लोग जिससे, ठीक है ना, दैट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द असेट एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। याद आ रहा है पिछली क्लास में मैंने बैलेंस शीट बना के बताई थी, ये होती है असेट्स, ये होती है लायबिलिटीज। असेट्स जो होता है वो आपका होता है, आपके लिए फ्यूचर में रिटर्न्स जनरेट करता है ना, जैसे आपने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी। लायबिलिटीज जो होती है वो आपकी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे आपने किसी से लोन लिया, ठीक है ना, आपका पैसा नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग पे खड़ी हो गई कि भाई मुझे अपने दोस्त से जो पैसे लिए थे उधारी पे वो मुझे वापस करने हैं, राइट। तो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझा दिया था और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया था, इसी को सेंटर में रख के हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा था। सिमिलरली रेवेन्यू रिसीट्स भी, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था, विच डू नॉट इम्पैक्ट दी बैलेंस शीट ऑफ द गवर्नमेंट, तो सिमिलरली वही रेवेन्यू रिसीट्स भी है, दैट डू नॉट इम्पैक्ट दी असेट एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑफ दी गवर्नमेंट। ये ऐसी रसीदें हैं जिससे ना आपके असेट्स चेंज होते हैं ना लायबिलिटीज चेंज होती है। ये भी क्या होती है, बेसिकली रेकरिंग नेचर की होती है। और इसमें किस टाइप के इनफ्लो ऑफ मनी आते हैं? इसमें यूजुअली आता है मनी अर्नड थ्रू टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस सोर्सेज। जो टैक्सेस गवर्नमेंट लिवाई करती है, जो कस्टम ड्यूटीज, जो स्टैम्प ड्यूटीज, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स गवर्नमेंट लिवाई करती है, वो सब क्या है? रेवेन्यू रसीदें हैं आपकी, ठीक है ना। अब टैक्स सोर्स तो पता चल गया कि भाई टैक्सेस भिन्न भिन्न प्रकार के। नॉन टैक्स सोर्स क्या होते हैं? जैसे आपके चालान हो गए, ठीक है ना, आपकी लाइसेंस फीस हो गई, गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करने का पैसा लेती है, गवर्नमेंट पासपोर्ट फीस भी लेती है अगर कभी बनवाया है तो, और पासपोर्ट नहीं बनवाया हो, लाइसेंस तो जरूर बनवाया होगा, ठीक है ना। तो वो फीसेस जो हैं वो क्या है? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, इनकम अर्न है, मतलब इनफ्लो ऑफ मनी है। तो मुझे ये तो पता चल गया वो रसीदें हैं,
वो रिसीट्स हैं। क्यों? क्योंकि मनी का इनफ्लो हो रहा है। अब वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं या कैपिटल रिसीट्स हैं वो डिसाइड करना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई अगर उस इनफ्लो ऑफ मनी से मेरी असेट एंड लायबिलिटी पोजीशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा तो दैट इज सिंपल रेवेन्यू रिसीट्स। और अगर मेरी असेट एंड लायबिलिटी पोजीशन पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो दैट इज व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स। कैसे? देखो एग्जाम्पल, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास ये बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट के पास ये बिल्डिंग बनाते हैं पहले थोड़ा सा, और ये हो गया गेट, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास ये क्या थी? गवर्नमेंट के पास ये बिल्डिंग थी। तो गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग थी तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग थी तो गवर्नमेंट का ये बैलेंस शीट बनी हुई है, गवर्नमेंट की ये असेट्स ये लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट ने यहां पे क्या दिखा रखा है? बिल्डिंग दिखाया होगा ना, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ओन कर रही है उसको। मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग बेच दी, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास ये बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग बेच दी। तो बेची है तो रिटर्न में क्या आया होगा? पैसा आया होगा। तो मुझे एक चीज श्योर हो गई कि हाँ भाई इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा है। सिंपल सी बात है ना, आपके पास घर था, आपने बेच दिया तो पैसा आएगा, दैट इज इनफ्लो ऑफ मनी। आई एम वेरी श्योर कि इनफ्लो, आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है पैसा, ये अपना घर बेचने में, बिल्डिंग बेचने में इनफ्लो ऑफ मनी हो रहा है। फर्स्ट थिंग आई एम वेरी श्योर, ठीक है। नेक्स्ट इज मुझे पता लग गया जैसे ही इनफ्लो है मतलब ये रिसीट्स है, ठीक है ना, रसीदें। अब मुझे पता लगाना है कि ये कैपिटल रसीद है कि दूसरी रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? जैसे ही बिल्डिंग मैंने बेची पैसा आया, तो बिल्डिंग तो चली गई ना, अब किसी और को ट्रांसफर हो गई, किसी और के पास चली गई। अब मेरी थोड़ी है बिल्डिंग, मेरे पास तो पैसा आ गया उसके रिटर्न में। तो क्या मैं यहां पे ये बिल्डिंग शब्द डिलीट नहीं कर दूंगी? क्या मैं यहां पे ये बिल्डिंग शब्द डिलीट नहीं कर दूंगी? मैं करूंगी। क्यों करूंगी? क्योंकि अब बिल्डिंग मेरे पास नहीं है। तो ये जो ट्रांजेक्शन मैंने अभी किया था, क्या इससे मेरी एसेट लायबिलिटी पोजीशन में चेंज आ रहा है? सोचो, ये जो मैंने ट्रांजेक्शन किया कि मैंने अपना घर बेच दिया या बिल्डिंग बेच दी, अपना ऑफिस बेच दिया, क्या उससे मेरी असेट एंड लायबिलिटी पोजीशन चेंज हो रही है? हाँ हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ पे जो असेट में पहले बिल्डिंग लिखी हुई थी, यहाँ असेट में जो मैंने ऑफिस लिखा हुआ था, तो अब मुझे इसको हटाना पड़ जाएगा बिकॉज ये मेरे पास अब और है नहीं है। तो क्या मैं इसको कैपिटल रिसीट बोल सकती हूँ? क्या मैं इसको कैपिटल रिसीट बोल सकती हूँ? क्यों? क्योंकि कैपिटल रिसीट का कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है? दैट दे अफेक्ट दी बैलेंस शीट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है ना। इंडिया को लोन की जरूरत पड़ी, यूएसए ने इंडिया को दिया लोन, यूएसए ने इंडिया को दिया लोन दिया है, डोनेशन या ग्रांट नहीं दी है कि भैया यूज कर लेना अपना, समझ लेना, गिफ्ट नहीं दिया है, लोन दिया है कि थोड़े टाइम जब तक पैसों की जरूरत है रख लो, फिर जब काम पूरा हो जाएगा तो लौटा देना ब्याज समेत, ठीक है। तो अब ये हो गई लायबिलिटीज, ये हो गए मेरे असेट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। लोन लिया मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आया, इनफ्लो ऑफ मनी, आई एम वेरी श्योर भाई कि इनफ्लो हो रहा है मतलब ये रिसीट्स है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है क्योंकि पैसा आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, क्या ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट्स है, अभी देख लेते हैं। तो पैसा आया, ठीक है ना, रिसीट्स है। लोन आया मेरे पास, ठीक है जी, लोन आया तो यहां जिम्मेदारी नहीं खड़ी हो गई, लोन टू यूएसए, लोन फ्रॉम यूएसए। जैसे ही लोन लूंगी तो क्या मैं अपनी बैलेंस शीट में ये वाली एंट्री नहीं करूंगी? क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई मेरी। तो मैं अपनी जिम्मेदारियों का जब खाता बना रही हूं तो उसमें लिखूंगी ना कि हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है बाय सो मच अमाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने यूएसए से लोन लिया था, ठीक है। तो जैसे ही मेरी लायबिलिटी पोजीशन में चेंज हुआ, मतलब मेरी बैलेंस शीट में चेंजेस आए हैं, पहले ये लोन नहीं था अब आया है, तो जैसे ही बैलेंस शीट में चेंज हुआ तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि जैसे ही बैलेंस शीट में चेंज आता है,
भले ही वो असेट इंक्रीज हो या लाइबिलिटी इंक्रीज हो, या सॉरी असेट डिक्रीज हो या लाइबिलिटी इंक्रीज हो। असेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। पहले वाले जो हमारा एग्जाम्पल था, ये असेट क्या हुआ था? डिक्रीज, ठीक है। या आपकी लाइबिलिटी होती है इंक्रीज, तो वो क्या हो जाता है? कैपिटल रिसीट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? नहीं समझ आया तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को फिर से बहुत ठंडे दिमाग से एक बार सुनना, एंड नॉट जस्ट मैं कह रही हूँ कि क्लास खत्म होने के बाद, आराम से सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा टाइम लो चीज़ों को अब्जॉर्ब करने का, और एक बार इस पे क्लैरिटी आ गई तो कोई सा भी क्वेश्चन, आई एम वाउचिंग फॉर दैट, कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अब हम कैपिटल रिसीट्स देख रहे थे। कैपिटल रिसीट्स भी दो प्रकार की होती है, एक होती है डेट क्रिएटिंग, एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट मतलब आपके ऊपर उधार चढ़ जाता है कुछ ट्रांजेक्शन्स का, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनका उधार आप पे नहीं चढ़ता। जैसे गवर्नमेंट ने लोन लिया, इट इंक्रीज द लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपने लोन अकाउंट में दिखाएगी, यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे दिखाएगी मेरे ऊपर लोन आ गया है, ठीक है ना। दूसरा होता है प्रोसीड्स नॉन डेट क्रिएटिंग। तो नॉन डेट क्रिएटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है ये देखना हमारे लिए जरूरी है। डिसइन्वेस्टमेंट मींस सेल और लिक्विडेशन ऑफ असेट्स बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्या कर रही है गवर्नमेंट? या तो सेल कर रही है या लिक्विडेट कर रही है, और लिक्विडेट वर्ड समझ नहीं आता, छोड़ दो अभी। तो बेसिकली क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट सेल करती है। क्या सेल करती है? यूजली देयर स्टेक, यहां पे स्टेक होना चाहिए था, स्टेक इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। बेसिकली इतने लंबे लंबे शब्द समझने की जरूरत नहीं है भाई, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? जब उसके पास उसके 51% शेयर्स होंगे। कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी कब बनेगी? जब प्राइवेट हाथों में 51% शेयर हो। ये स्टोरी तो पता है ना, ये तो लॉजिक सी बात है। कोई भी पार्टनरशिप में आपकी कंपनी कब कहलाई जाएगी? कि भाई जब आपके पास उसकी मेजॉरिटी होल्डिंग हो। तो अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी होल्डिंग है किसी कंपनी में, तो वो क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी हो गई। जैसे इंडियन ऑयल, ठीक है ना, HPCL हो गई, ठीक है ना, हमारी कोल इंडिया लिमिटेड हो गई। तो मान लीजिए ये कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, कोल इंडिया लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट के पास 80% शेयर्स हैं, ठीक है ना, इस कंपनी के। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि 80% में से हमें ना 10% शेयर बेच देने चाहिए, 10% शेयर हमको बेच देने चाहिए। किसको बेचेंगे? अभी उस पे नहीं जा रहे। 10% शेयर हमें बेच देने चाहिए। जैसे ही मैं शेयर बेचूंगी तो पैसा क्या आएगा? पैसा आएगा, मेरे पास पैसा आया, मतलब देयर इज इनफ्लो ऑफ मनी, ठीक है ना। क्या ये 10% शेयर बेचने से मेरी असेट एंड लायबिलिटी पोजीशन में चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि ये जो शेयर्स थे ये मेरी पूंजी थी, ये मेरा असेट था। तो जहां मैं अपनी असेट एंड लायबिलिटी पोजीशन में असेट पोजीशन में लिखती थी 80% शेयर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, अब वो कितने हो जाएंगे? अब वो कट के हो जाएंगे 70%। तो इस ट्रांजेक्शन से क्या मेरी असेट लायबिलिटी पोजीशन में चेंज आया? हाँ आया। क्या इससे मेरे पे कोई कर्जा चढ़ा? नहीं चढ़ा। तो ये कैपिटल रिसीट्स तो है, लेकिन ये मेरे पे कर्जा नहीं चढ़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि दो टाइप की कैपिटल रसीदें होती हैं। एक होती है डेट क्रिएटिंग, जैसे कि लोन लिया, जैसे ही मेरे पास इनफ्लो ऑफ मनी हुआ, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट में, बट साथ में साथ मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, मेरे पे कर्जा चढ़ गया, मेरे पे डेट चढ़ गया। दूसरा होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, इनफ्लो ऑफ मनी हुआ, इट रिड्यूसेस द असेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। आपका असेट तो आपके हाथ से चला जाएगा, आपकी बिल्डिंग चली गई, आपका ऑफिस चला गया, आपका शेयर, पर आपके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ेगा। क्यों नहीं चढ़ रहा? आप सोच के देखो, अरे अपनी चीज ही तो बेच रहे हो, अपनी चीज बेचोगे तो कर्जा थोड़ी चढ़ेगा, सिर्फ पैसा आएगा। ये तो जब आप दूसरों से पैसा उधार ही लेते हो, अपने पे लेके देखो ना, अपना ही घर बेच रहे हो तो कर्जा थोड़ी चढ़ेगा, पैसे आएंगे। दैट इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो हमने देखी अभी कैपिटल रिसीट्स, उसमें हमने दो टाइप की कैपिटल रिसीट्स देखी। अब हम देखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स में भी कौन सी वाली? टैक्स रिसीट्स, ठीक है ना। नॉन टैक्स पे बाद में जाएंगे, जो मैंने आपको बताई दी है, यूजली पासपोर्ट फीस, लाइसेंस फीस, आपकी स्टैम्प ड्यूटी हो गई। विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस
अब हमारी जो स्टोरी स्टार्ट होगी, हम टैक्सेस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्सेस, अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो पूरी क्लास बेसिकली बेस्ड होगी जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के जितने भी नुआंसेस हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमें देखना है रेवेन्यू रिसीट्स, उसमें आए टैक्सेस। टैक्सेस भी दो प्रकार के होते हैं, इनफैक्ट ये देखो ना, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट, जिसमें टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। टैक्स में क्या हो गया, टैक्स में क्या हो गया, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, क्लियर। अभी मैं बताऊंगी, एकदम घबराना मत कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, अभी देखते हैं हम, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ठीक है ना। तो टैक्सेशन सिस्टम को क्लासिफाई करने के तरीके होते हैं। ठीक है ना। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिस पे भी कर सकते हो, या आप एक क्लासिफिकेशन, आपको कुछ बुक्स में क्लासिफिकेशन मिलेगा रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनेट। कहीं पे डायरेक्टली आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, कहीं पे आपको एक और क्लासिफिकेशन भी मिल सकता है स्पेसिफिक एंड एड वेलोरम, ये भी अभी बता दूंगी। व्हेन आई एम हियर देयर शुड बी नो फेयर। क्यों? क्योंकि जीरो से हम तो मान के चले, हम तो जीरो हैं, हीरो बनने चले हैं, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम जो होता है किसी भी कंट्री में, उसको किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है जहां पे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। आप जब 5 लाख रुपए कमाते हो तो आपके ऊपर 10% से टैक्स लगेगा। अब आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपके ऊपर 20% से टैक्स लगेगा। भाई आप ज़्यादा कमा रहे हो, टैक्स भी ज़्यादा दो। क्यों? क्योंकि आपने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ किए होंगे ये 10 लाख रुपए कमाने के लिए। अगर आप 30 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप 30% से टैक्स दो। ठीक है। तो प्रोपोर्शनल होता है कि भैया एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका टैक्स भी रेट भी बढ़ रहा है। उसका ऑपोजिट होता है, उसका विपरीत होता है रिग्रेसिव टैक्स। आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका टैक्स का रेट कम होता जा रहा है। ठीक है ना। अगर मैं कम कमा रही हूँ, मान लीजिए अगर मैं 5 लाख रुपए कमा रही हूँ तो मैं 30% से टैक्स दूंगी। ठीक है ना। अगर मैं 10 लाख कमा रही हूँ तो मैं 20% से टैक्स दूंगी, और अगर मैं 30 लाख रुपए कमा रही हूँ तो मैं सिर्फ 10% से टैक्स दूंगी। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है मेरा टैक्स का रेट क्या हो रहा है, गिर रहा है। ऐसा क्यों? आप कहोगे मैम ये करने का क्या फायदा? सो बेसिकली जो गवर्नमेंट्स ये काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम विच इज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम फॉलो करती हैं, उनका ये मानना होता है कि इससे लोग एनकरेज होंगे, दे विल बी मोटिवेटेड मोर टू अर्न मोर। ठीक है ना। दे विल बी मोटिवेटेड टू अर्न मोर, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई हम ज़्यादा कमाएंगे तो बल्कि हमें कम रेट से जो है टैक्स देना पड़ेगा। सो दे विल बी इंस्पायर्ड, दे विल बी मोटिवेटेड कि भाई वो ज़्यादा कमाएं ताकि कम रेट से टैक्स देना पड़े। तो रिग्रेसिव टैक्स ये होता है। प्रपोर्शनेट टैक्स सिस्टम क्या होता है कि एक फ्लैट रेट यूज होता है। ठीक है ना। जितना मर्जी कमाओ, 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, करोड़ रुपए कमाओ, वी डोंट केयर, आपको एक फ्लैट रेट से टैक्स देना है। तो ये अगर आप एग्जाम्पल भी देखोगे, ये देखो तीनों को यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज प्रोग्रेसिव, दिस इज रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। जब आप 10,000 कमा रहे हो तो प्रोग्रेसिव में 10% दे रहे हो, फिर आपकी इनकम बढ़ी, आपका टैक्स रेट बढ़ा, फिर और इनकम बढ़ी, टैक्स रेट बढ़ा। ठीक है। अब चलते हैं रिग्रेसिव में। रिग्रेसिव में क्या है, इनकम 10,000 है, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन, इनकम बढ़ गई, टैक्सेशन क्या हो गया, रेट कम हो गया। और प्रोपोर्शनल में क्या है, जितना मर्जी कमाओ इट इज जस्ट दी सेम, ये सेम रहने वाला है। ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके का क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ठीक है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट टैक्स वो होता है, पीछे क्या लिखा है उसको छोड़ दो, वो तो तुम्हें स्लाइड्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे क्लास के बाद। मेरी बात पे ध्यान देना, मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है ना। मेरी बात पे ध्यान देना। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो लिवाई भी हो आपके ऊपर होता है। अभी समझाती हूँ व्हाट इज लिवाई। लिवाई भी आपके ऊपर हो रहा है और पेमेंट भी आपकी जेब से ही बाहर जा रही है। मैम ये क्या मतलब हुआ? इनकम आप कमा रहे हो, मतलब जॉब कर रहे हो, तनख्वाह आती है, इनकम कमा रहे हो तो इनकम पे टैक्स लगता है, विच इज कॉल्ड इनकम टैक्स, जो पापा रिटर्न भरते हैं अपनी। ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि इनकम आपने कमाई टैक्स पापा भरेंगे, या मम्मी आप भर दो ना,
पापा कहेंगे बेटा इनकम तू कमा रहा है तो तेरी इनकम पे तो टैक्स लगेगा और तू ही तो उस इनकम में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देगा। सही बात बोली ना भाई, जब इनकम तेरी है, कमाता तू है, तो उसी का कुछ हिस्सा तू क्या देगा, गवर्नमेंट को देगा एज इनकम टैक्स। तो क्या हुआ, लिवाए भी तुम पे हुआ, लिवाए भी तुम पे हुआ और पे भी तुमने किया। ठीक है, कूल। एक्चुअली तुम लोग हर चीज जब तुम्हें पूछना होता है आपस में, हाँ कूल है ना, कूल है ना ब्रो, हाँ तो कूल ना, चलो अच्छा कूल मैं भी वर्ड ये मैं भी जो आज की जो लिंगो है तुम लोगों की, आई ट्राई इफ आई कैन इम्प्लीमेंट। ठीक है ना, सो कूल, यस कूल। ठीक है ना, नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, लिवाए किसी और पे हो रहा है, लिवाए किसी और पे हो रहा है, मान लीजिए ए पे हो रहा है, पे कोई और कर रहा है, पे कोई और कर रहा है। एग्जाम्पल अभी समझ आ जाएगा, डोमिनोज गए। ठीक है ना, तो डोमिनोज अगर बिजनेस कर रहा है, अगर वो पिज्ज़ा बेच रहा है, तो इंडिया में कोई भी गुड्स आप बेच रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो, तो उस फर्म पे लगता है जीएसटी। क्यों, क्योंकि वो आप पिज्ज़ा बेच रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप पे लगेगा जीएसटी। क्या वो जीएसटी जो दुकानदार है या डोमिनोज वाला है या पिज्जा हट है वो खुद अपनी जेब से भरता है? नहीं भरता है। कैसे, ध्यान देना। ठीक है ना, डोमिनोज गए, तुम लोग डोमिनोज गए, तुमने पिज्जा का ऑर्डर जो है, पिज्जा का ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो वो 120 रुपए का पिज्जा आया जिसमें से 20 रुपए टैक्स है। ठीक है ना, तो तुम कितने पे करोगे, तुम तो पूरे 120 पे करोगे। ठीक है ना, तो पे तुमने किया, पे किसने किया, तुमने किया, लेकिन ये टैक्स क्या तुम पे लगा था? ये टैक्स तुम पे नहीं लगा था, ये बेसिकली लगा था डोमिनोज पे। क्यों, क्योंकि डोमिनोज कर रहा है बिजनेस, क्या बेच रहा है, वो गुड्स बेच रहा है, तो डोमिनोज को पे करना, डोमिनोज के ऊपर लिवाए होगा, डोमिनोज पे नहीं करेगा, डोमिनोज के ऊपर लिवाए होगा जीएसटी। क्या होगा, डोमिनोज के ऊपर लिवाए होगा जीएसटी, जिसको पे करोगे तुम। ठीक है ना, तो तुम्हारे बिहाफ पे डोमिनोज क्या करेगा, कलेक्ट कर रहा है जीएसटी। क्यों, क्योंकि तुम थोड़ी बोलोगे कि तुम सिर्फ पिज्जा के पैसे ले लो, ये जो 20 रुपए जो बच रहे हैं ना टैक्स के, ये मैं खुद जाके गवर्नमेंट ऑफिस दे आऊंगा। नहीं, तुम तो पूरी पेमेंट देते हो। जब बाजार में चिप्स का पैकेट खरीदते हो या फ्रूटी का या कोक खरीदते हो या थम्स अप खरीदते हो, तो उसमें टैक्स का पैसा इंक्लूडेड होता है। तुम अलग से जाके टैक्स नहीं भर के आते, जीएसटी इनकम पे टैक्स देते हो, जीएसटी अपने आप उसके अंदर इंक्लूडेड होता है अमाउंट के अंदर। क्यों, क्योंकि वो कंपनी तुमसे कलेक्ट कर रही है, तुम्हारे बिहाफ पे कंपनी जाके भर के आएगी टैक्स। पे तुम कर रहे हो, थम्स अप की बॉटल में इंक्लूडेड है, पिज्जा के प्राइस में इंक्लूडेड है, तो पे तुम कर रहे हो, लगा किसी और के पास था और ये ही जाके क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। वेयर एज डायरेक्ट टैक्स के केस में क्या हो रहा था कि लिवाए भी तुम पे हो रहा है, पे भी तुम कर रहे हो। यहां लिवाए इस पे हो रहा है, पे तुम कर रहे हो। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, लिवाए या पेमेंट दोनों एक जने पे नहीं होते इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बेस्ट एग्जाम्पल ये डोमिनोज से समझना। डायरेक्ट टैक्स को बेस्ट तरीका है समझने का इनकम टैक्स से, कि तुम्हारी इनकम है, तुम्हारी इनकम में से एक हिस्सा तुम गवर्नमेंट को दोगे, तुम्हारी जेब से ही कटेगा। कूल, यस वी आर कूल। ठीक है, चलो अब आज हमने क्या करना है, हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी कैटेगराइज कि आपकी इनकम के ऊपर लग रहा है टैक्स, आपके असेट्स के ऊपर लग रहा है, कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो लग रहा है, या कोई खर्चा कर रहे हो तो लग रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी क्लासिफाइड। बहुत सारी किताबों में नहीं दिया होगा ये क्लासिफिकेशन, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। कई जगह तो क्लासिफिकेशन होता ही नहीं है, डायरेक्टली जो डायरेक्ट टैक्स की लिस्ट है वो दे देते हैं और एक एक करके हम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट इज इनकम टैक्स, जिसकी मार से सब परेशान है, जिसकी रिटर्न पापा भरते हैं मार्च में और सीए के पास रश लग जाता है, वो ही होता है इनकम टैक्स। कौन से एक्ट में लगता है पता होना चाहिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, किस किस के ऊपर लगता है, इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, जो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना, फैमिली है, दादाजी भी है, चाचा जी भी हैं, ठीक है ना, इकट्ठे मिलके बिजनेस करते हैं, तो उनके ऊपर कौन सा टैक्स, उनकी इनकम पे कौन सा टैक्स लगेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी लगेगा इनकम टैक्स। फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है,
ठीक है ना, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो ये 3 वर्ड्स याद रखना कि इनकम टैक्स किस किस पे, इनकम इंडिविजुअल्स पे, HUFs पे एंड पार्टनरशिप्स पे। कहीं आपको वहां घुमा दे की जगह पार्टनरशिप पे तो है जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता है, पार्टनरशिप पे भी क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। इट इज़ डिवाइड ऑन दी टैक्सेबल इनकम, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है आफ्टर द डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होते हैं कि ये आपको खैर समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी ऊपरी ऊपरी तरीके से बता रही हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में डिडक्शंस में से नहीं आएगा। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए मेरी सालाना इनकम है, उसमें से गवर्नमेंट कहती है कि आप कुछ पैसा कुछ एक फंड्स में लगा दोगे या कुछ एक एवेन्यूज में लगा दोगे तो हम आपकी इनकम कम कर देंगे उस अमाउंट से, हम आपसे 10 लाख पे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। हम अगर आप मान लीजिए आप लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो LIC में, तो 10 लाख में से 1 लाख चला गया, ठीक है ना, बचा 9 लाख, हम 9 लाख के ऊपर टैक्स लेंगे। बट 9 लाख पे टैक्स तभी लगेगा प्रोवाइडेड आप वो जो अमाउंट है वो कुछ जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ने बता रखे कि इन्हीं जगहों में इन्वेस्ट करोगे तो ही टैक्स की बचत होगी। तो उतने अमाउंट, व्हाट इज टैक्सेबल इनकम, कि भैया जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है उसके बाद जो इनकम बची है उसके ऊपर लगेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। भैया अब कंपनीज हैं, कंपनीज बिजनेस करती हैं, उनको भी इनकम होती है, तो उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं, उनके ऊपर इसका बस वर्ड अलग है विच इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट के इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा समझ लो, कॉर्पोरेट टैक्स। फिर से बोलती हूँ, कॉर्पोरेट्स जो इनकम कमाती हैं, कॉर्पोरेट्स जो प्रॉफिट कमाते हैं, उसकी इनकम के ऊपर क्या लग रहा है, अगर टैक्स लग रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना। तो ये बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज दोनों के ऊपर लगता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनीज जो प्राइवेट लोगों के हाथ में है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट में लगेगा या प्राइवेट में लगेगा, नहीं, इक्वली टू द गवर्नमेंट कंपनीज एंड द प्राइवेट कंपनीज। पहले टैक्स का रेट, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट ज्यादा था, पर 2019 कितना ज्यादा था ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लिखा है बट यू डोंट नीड टू मेमोराइज, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। 2019 में गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज़्यादा लोग फैक्ट्रीज डाले, बिजनेस करें, ठीक है ना, तुमने क्या किया था, टैक्स रेट को स्लैश कर दिया था, ठीक है ना, कि भाई कम रेट से टैक्स लगाएंगे तो बाहर से भी कंपनीज आके यहाँ पे मतलब सेटअप करने में दे विल बी मोटिवेटेड कि भाई यहाँ पे टैक्सेशन रेट कम है, तो लेट अस डू अ बिजनेस इन इंडिया। सो टू एनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट जो है रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है जी। चलो, और कौन से होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ कंपनीज होती, कुछ क्या, सब काफ़ी लोग बहुत बदमाश होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो इस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दिखाते हैं कि ये पैसा तो हमने इन्वेस्ट कर, ये मेरी इनकम हुई थी, उसमें से ये पैसा देखो हमने ये गवर्नमेंट वाली चीज़ों में डाल दिया तो हमारी इनकम कम हो गई, बाकी हमको क्या था, लॉस लगा, ठीक है ना। तो कुछ भी तरीके से ना क्या वो बुक्स को मैनिपुलेट करते हैं और अपनी इनकम को या तो ज़ीरो या नेगेटिव में शो कर देते हैं, सो दैट क्यों, उन्हें टैक्स ना पे करना पड़े। तो भैया गवर्नमेंट ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, ये जो तुम डिडक्शन करके अपनी इनकम घटा देते हो, ऐसा नहीं है, काम तो तुम कर ही रहे हो ना, हमारी रिसोर्सेज तो यूज़ कर ही रहे हो ना, तो एक मिनिमम टैक्स तो देना पड़ेगा, या तो कॉर्पोरेट टैक्स दे दो सीधे सीधे तरीके से, और अगर तुमको कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देना है तो तुमको मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स तो देना ही पड़ेगा बाय द नेम ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। या तो कॉर्पोरेट टैक्स दे लो, वरना हम कान घुमा के पकड़ेंगे बाय द नेम ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो वहां पे एक फ्लैट रेट से, वहां पे एक फ्लैट रेट दैट इज 18.5% से आप टैक्स दे दो ऑन बुक प्रॉफिट। अब ये बुक प्रॉफिट क्या होता है, कृपया करके, मैंने आज तक जितनी बार भी बच्चों को बोला है कि बुक प्रॉफिट पे ध्यान मत देना, बिकॉज दिस इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बस ये नाम याद कर लेना, क्योंकि अगर बुक प्रॉफिट समझाया तो पूरी मेरे को तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाना पड़ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझाना पड़ जाएगा, एंड तुमसे कोई यूपीएससी अभी नहीं, अगले 10 साल में भी नहीं पूछने वाला एज टू व्हाट बुक प्रॉफिट इज। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि बुक प्रॉफिट एक काइंड ऑफ प्रॉफिट होता है, या एक टर्म होती है अकाउंट्स में जिस पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपके नेट प्रॉफिट वर्ड आ जाए या ग्रॉस प्रॉफिट टर्म आ जाए नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए एग्जाम में टर्म आ जाता है नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं जी,
हमारा जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो लगता है किस पे? बुक प्रॉफिट। ये क्या होता है बुक प्रॉफिट? मैम ने बोला था दिमाग लगाना ही नहीं है, कोशिश अटेम्प्ट भी नहीं मारना इसको समझने का, ठीक है। चलो अब है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कंपनी है, ठीक है ना, कंपनी डिविडेंड बांटती है। डिविडेंड क्या होता है अगर नहीं समझ इस चीज़ की तो हम जब फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी एज टू व्हाट डिविडेंड इज। डिविडेंड इज बेसिकली अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो आपको उसके ऊपर कुछ तो इनकम आएगी, कुछ तो रिटर्न आएगा, तो दैट रिटर्न इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है ना। तो डिविडेंड बांटता कौन है? कंपनी बांटती है। तो पहले भैया गवर्नमेंट बोलती थी कि जो भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो उस डिविडेंड अमाउंट का 15% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है ना। कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड बांट रही है तो उसको कुछ पोर्शन ऑफ दैट डिविडेंड अमाउंट एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कौन से एक्ट में लिवाई किया गया है? इनकम टैक्स एक्ट। कम हो सकता है यहाँ पे पूछ ले आपसे, वैसे तो ये पुराना टॉपिक हो गया है, अभी का करंट अफेयर्स नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये कंपनीज एक्ट नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में लगता है। बट इट गॉट अबॉलिश्ड इन 2020। बजट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अगेन इन ऑर्डर टू एनकरेज मोर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या मोर पीपल कमिंग इनटू बिजनेस, सेटिंग अप अ कंपनी, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट रिड्यूस किया था, साथ ही साथ क्या कर दिया था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश कर दिया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कभी वापस रिवाइव नहीं कर सकते, बट फॉर द टाइम बिंग अबॉलिश कर दिया था कि हम कंपनी से कोई टैक्स नहीं लेंगे डिविडेंड बांटने पे। बांटो जितना मर्जी डिविडेंड बांटना है, हमें उसका कोई हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज क्या हो गई? वही शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स जो आप ट्रेड करते हो बीएसई के ऊपर, एनएसई के ऊपर, ठीक है ना। तो अब अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, शेयर्स लेके खरीद बेच रहे हो, तो वो खरीदने बेचने पे आपको क्या लगेगा? टैक्स लगेगा बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन पे टैक्स भरो बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। चलिए अब लास्ट चीज, ठीक है ना, बस एक लास्ट चीज बची है स्टूडेंट्स, ये इसका रेफरेंस आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। देखिए आपने जितने भी पीछे एक्ट्स देखे, जैसे हमने इनकम टैक्स एक्ट देखा, ठीक है ना, या फॉर दैट मैटर वेल्थ टैक्स एक होता था, ये सारे एक्ट्स बहुत पुराने हैं, 1961, 1957, मतलब 50 साल हो गए, बहुत बल्कि हैं अपने आप में, बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो है, ईजी नहीं है इसके प्रोविजंस। तो नाउ इट इज़ द टाइम कि इनको हमको चेंज भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 50 साल पहले वाले लॉज पे चल रहे हैं, जबकि आज की जो इकोनॉमिक सिस्टम है कितना बदल गया, कितनी नई नई चीज़ें आ गई, कितने नए नए तरीके के ट्रांजेक्शन्स आ गए। पहले ये क्रिप्टो, ये डिजिटल करेंसी, ये कहाँ होते थे? पहले ये घर बैठे बैठे आप फ़ोन से पेटीएम ये कहाँ कर सकते थे? तो चीज़ें चेंज हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं, ठीक है ना। हमने इनडायरेक्ट टैक्स को भी चेंज कर दिया, पढ़ेंगे क्या इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज किया, ठीक है ना। तो हमें अब अपने जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसमें भी चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए एक कोड इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जबकि पास नहीं हुआ है, उम्मीद करी जाती है किसी भी टाइम ये पास हो जाएगा, जिससे हमारे जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड लॉज हैं, स्पेशली इनकम टैक्स, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन, काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा फॉर अ कॉमन मैन। अभी कॉमन मैन के मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी प्रोविजंस, कैसे इनकम कैलकुलेट हो रही है, कैसे उसमें से जो डिडक्शंस हैं वो रिड्यूस करने हैं, फिर क्या रेट बना मेरा टैक्स का। नहीं, वी नीड टू चेंज दीज टैक्सेस एंड दैट इज़ वाई डायरेक्ट टैक्स कोड है जो गवर्नमेंट लेके आनी चाहती है। इसका मकसद क्या है? द डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर नीड्स टू बी ऑल्टर्ड ओइंग टू द चेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, ठीक है ना। बिल्स सीक्स टू रिप्लेस इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर ये डायरेक्ट टैक्स कोड पास हो जाता है तो, एंड वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, दोनों को चेंज कर देगा। इसी से जुड़ी एक कम्युनिटी है बाय द नेम ऑफ यशवंत सिन्हा कमेटी, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना। सो डायरेक्ट टैक्स कोड ये हो गया, ठीक है ना। इस पे कभी भी कोई डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली उसको हम इकोनॉमी वीकली में करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो ये हुए हमारे डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। तो हमारी स्टोरी कहाँ से चालू हुई थी? देखें आज हमारी स्टोरी चालू हुई थी
कंपोनेंट्स ऑफ बजट, खर्चे हम कवर कर चुके हैं, हम रिसीट्स पे थे। रिसीट्स में कैपिटल रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। हमने पहले कैपिटल रिसीट्स देखी, ऐसी रसीदें जिससे असेट या लायबिलिटी पोजीशन चेंज होती हो, ठीक है ना। दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है टैक्स, एक होता है नॉन टैक्स। फिर टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, वी टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट टैक्स। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात करेंगे विद द मेजर फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बिफोर वी गो फॉरवर्ड, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लास अब आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक, तो आपको क्या करना है, थॉरो रिविजन करना है किन चीज़ों का, कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन रिसीट या एक्सपेंडिचर है, आउटफ्लो ऑफ मनी है, इनफ्लो ऑफ मनी है। ये मुझे आप पता है, आप कर लोगे, विश्वास है। अब वो कैपिटल अकाउंट वाला ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू अकाउंट वाला है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं खुद ही बोल रही हूँ। बट द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, स्पेशली वाला पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है रिविजन के दौरान, जहां पे मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, बस उतना पोर्शन देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करो अलग अलग। यू विल बी सॉर्टेड बाय नेक्स्ट वीक, जहां पे हम जीएसटी को डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, ऑल दी बेस्ट एंड स्टूडेंट्स, खूब जम के मेहनत करो ताकि एक बार में क्लासेस के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। बार बार टू एंड फ्रो, बार बार रिविजन्स की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट एंड गुड बाय।